हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 20 जुलाई 2025 का फिर से बाहर आया हुआ है। यानी कि ये प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है और आपने कल शाम को ही देखा था कि ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा था। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 20 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न पत्र को किस प्रकार से लाया गया है। तो देखिए, जिस कैंडिडेट का भी ये पेपर है उसने क्या किया है ना कि बीच से क्वेश्चन पेपर को फाड़ लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच से उसने क्वेश्चन पेपर को फाड़ लिया है, यानी कि शुरू का कुछ पृष्ठ और आखिर का कुछ पृष्ठ उसने छोड़ दिया है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो जमा हो जाता है, तो वैसे जो है जो वीक्षक थे उनको पता नहीं चला और बीच में से फाड़ कर इसने बाहर ला लिया है। फ्रेंड्स, मैं सीएसबीसी से आग्रह करता हूं कि ये इस पर उचित कार्रवाई करे। ये जो कैंडिडेट है ना, निश्चित रूप से इसकी पहचान करनी चाहिए, इसको चिन्हित करना चाहिए और सीएसबीसी को जो है, जितने भी सीएसबीसी के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं, या मैं तो मांग करता हूं कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उस एग्ज़ाम से इस कैंडिडेट को वंचित किया जाए। और निश्चित रूप से सीएसबीसी ऐसा करेगा भी। देखिएगा, फाइनल जो लास्ट में जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, जब क्वेश्चन जो पेपर है वो चेक होना शुरू होगा, तो निश्चित रूप से जो है आपको इस तरह का नोटिस देखने को मिलेगा। इनको डिबार्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन से एकदम 100%। और देखिए, जो बिहार पुलिस के ठेकेदार हैं ना, जो कहते हैं कि सारे मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि कृपया आप आगे आइए, छात्रों के हित में बात करें। ये मत बताइए कि मेरे पढ़ाए हुए सारे आ गए। भाई, आपके पढ़ाए हुए सारे आए हैं, ये छात्र भी देख रहे हैं और जो भी मतलब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी जानते हैं कि कहाँ से आता है प्रश्न। ठीक है, चलिए, ये प्रश्न पत्र जो है कल रात से ही, कल शाम से ही कहिए, ये सर्कुलेट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो है इस क्वेश्चन पेपर को एक नज़र देख लेते हैं, ताकि जो आगामी परीक्षा है, जो छात्र अभी परीक्षा देना बाकी है जिनका, वो लोग एक बार देखेंगे तो काफ़ी इनको मदद मिलेगी। चलिए शुरू कर लेते हैं, एक नज़र देख लेते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। बिहार पुलिस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन है ये 20 जुलाई 2025 का। अब देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ध्यानानंद के प्रमुख ग्रंथ का चयन कीजिए। अब देखिए, बात यहाँ पर ध्यानानंद की आई हुई है, तो आपसे पूछा जा सकता है आगे कि ध्यानानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो देखिए, ध्यानानंद को जो है रीति काल का कवि माना जाता है। ध्यानानंद को रीति काल का कवि माना जाता है, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, आगे प्रश्न बन सकता है। अब देखिए, ऑप्शन में दिया गया है रेणुका, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में देखिए रेणुका दिया गया है। ठीक है ना, रेणुका जो है ये किसकी रचना है, तो रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन बी में देखिए दिया गया है बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी जो है ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में प्रेम वाटिका दिया गया है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की रचना है। तो ये सब याद रखिएगा, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, इसमें से पूछा गया है कि ध्यानानंद का प्रमुख ग्रंथ का चयन कीजिए। तो कल ही मैंने आपको बताया था सुजान सागर, और मैंने बताया था आपको विरह लीला। याद रखिएगा, सुजान सागर बताया था, विरह लीला मैंने बताया था, एक और आपको बताया था रसकेली वली, रसकेली वली, ये भी किसकी रचना है, रसकेली वली। तो फ्रेंड्स, ये ध्यानानंद की रचना है। उसके बाद मैंने बताया था इश्कलता, इश्कलता भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद वियोग बेली, वियोग बेली भी इन्हीं की रचना है। ठीक है ना, तो ये सब ध्यानानंद की रचनाएं हैं, ये सब आप आगे ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से संदेहार्थक वाक्य क्या है। अब देखिए, संदेहार्थक का मतलब होता है क्या, कि जिस सेंटेंस में शायद लगा हो, संभवतः लगा हो, लगता है लगा हो, या हो सकता है लगा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन बी में लिखा है कि लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। ठीक है ना, यानी कि कंफर्म नहीं है कि कहाँ देखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये संदेहार्थक वाक्य है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से गुण संधि युक्त शब्द का चयन कीजिए। गुण संधि युक्त, और कल मैंने कराया हुआ था आपको मेमोरी बेस्ड में, तो बहुत लोग कह रहे थे कि ये पेपर नहीं आया है, रॉन्ग पेपर है। देखिए, ये सब पेपर में पूछा गया है, और जो छात्र एग्जाम देने गया था वो बताया भी था कि पेपर में ये सब प्रश्न पूछा गया था। देखिए, अलग अलग जिलों का अलग अलग प्रश्न पत्र हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा धर्मोपदेश जो है ना, धर्मोपदेश, इसमें गुण संधि है, धर्म प्लस उपदेश। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि नो अदर फ्रूट्स एज सावर एज द वाइल्ड एप्पल।
चेंज द फॉलोइंग इन सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करना है। और सेंटेंस है कि नो अदर फ्रूट इज एज सावर एज द वाइल्ड एप्पल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द वाइल्ड एप्पल इज द सावरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स। द वाइल्ड एप्पल इज द सावरेस्ट ऑफ ऑल फ्रूट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रिट का सिनोनिम क्या होगा, GRIT। ग्रिट, ग्रिट का मतलब क्या होता है, तो ग्रिट का मतलब धैर्य होता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, समानार्थी। तो यहाँ पर देखिएगा करेज लिखा गया है, ठीक है ना, करेज लिखा गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो धैर्य भी होता है, साहस भी होता है। ग्रिट का मतलब धैर्य भी होता है, साहस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेज लिखा गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति कब हुई थी। फ्रेंड्स वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत में हरित क्रांति जो है कब हुई थी, तो ये 1960 के दशक में हुई थी हरित क्रांति। अच्छा ये तो हो गया किस दशक में हुई थी। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तब क्या बताइएगा, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो ये सब चीज़ आप जानते भी हैं। ये ध्यान रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसके बाद देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि CPI का फुल फॉर्म क्या होता है। निम्नलिखित में से देखिए CPI का विस्तारित रूप क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया है, फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं माना जाता है। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं माना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं तो मानव पूंजी कौशल, शिक्षा, क्षमता और श्रम की विशेषताओं की एक माप होती है, जो उनकी उत्पादक क्षमता और कमाई क्षमता को प्रभावित करती है। और लोगों की क्षमताओं और कौशल का विकास है ये। और इसमें देखिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है, उसके अगर हम बात करें तो कार्यस्थल प्रशिक्षण है, ये सब है। इसमें मशीनरी नहीं है, ठीक है ना। तो मशीनरी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये गणित का क्वेश्चन पूछा गया है कि गुणनफल दिया गया है 41 गुना 42 गुना 43 गुना डॉट डॉट 49 तक है। इसमें पूछा गया है कि जो इकाई स्थान है, यूनिट जो आपका होगा इसका इकाई स्थान, यहाँ पर उसकी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये शून्य हो जाएगा, शून्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि एक आदमी ने 15 के 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 9 के 6 की दर से बेच दिया, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि हानि उसको हो रहा है और उस हानि का प्रतिशत आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये हानि प्रतिशत जो होगा इसको 20% का होगा, 20% का होगा। देखिए गणित का प्रश्न आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग बिहार के हैं और गणित में काफ़ी तेज़ भी होते हैं। मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है इस स्क्रीन पर और बताने में असुविधा होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था कल ही आपको, जो पेपर जब हुआ था, संपन्न हुआ था पेपर, तो मैंने बताया था कि निम्न में से कौन सी फसल शुष्क भूमि कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है। तो वहाँ पर मैंने गन्ना बताया था कि ऑप्शन में गन्ना निश्चित रूप से रहा होगा। और देखिए यहाँ पर गन्ना है भी, क्योंकि गन्ना जो है इसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना जो है ये शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। और देखिए बिहार में अगर गन्ना के उत्पादन की बात करते हैं तो कौन सा जिला अग्रणी है इसमें, तो पश्चिम चंपारण जिले में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिए पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में आम्र वर्षा किस ऋतु से संबंधित है। खाली स्थान देकर के पूछा गया आम्र वर्षा, ठीक है ना। तो देखिए आम्र वर्षा जो होता है ना, आम्र वर्षा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको समर सावर्स या प्री मानसून सावर होता है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समर सावर दिया गया, यानी कि ग्रीष्म, ठीक है ना। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। और देखिए आम्र वर्षा के तरह ही जैसे आपको पता है कि बंगाल में काल वैसाखी होता है, असम में बारदुलई छीला होता है, ये प्रश्न पूछा भी गया था। और केरल और कर्नाटक में चेरी ब्लिजम होता है, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है। अच्छा मोटा अनाज का जब नाम आया है तो आपको याद होगा कि 2024 को यूएन ने जो है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र ने मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया था और यह प्रस्तावित भारत ने किया था। यह प्रश्न बना भी है। लेकिन अगर अब आपसे पूछा जाएगा कि 2025 को जो है यूएन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो 3 नाम याद रखिएगा। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, ठीक है, इसको भी घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष को भी, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष।
तो ये 3 वर्ष के रूप में याद रखिएगा कि 2025 को यूएन ने घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, यह प्रश्न बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, ठीक है ना, 2 हो गया। और तीसरा मैंने आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष, ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 2025 को भारत सरकार ने सुधारों का वर्ष और उद्योग एवं रोजगार का वर्ष घोषित किया है। तो फ्रेंड्स ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें मोटा अनाज कौन सा नहीं है, तो देखिए चावल मोटा अनाज नहीं है, बाकी ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो ये सब आपके मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है। अच्छा अब तो बाहरी पूछा गया है, बट अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला क्या है, तो याद रखिएगा हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला को महान हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं, और इसी को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे आंतरिक श्रृंखला है। हिमाद्री को महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न में बाहरी श्रृंखला पूछा गया है, तो ये शिवालिक श्रृंखला है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है कि अगला प्रश्न देखिए स्टेटमेंट देकर के यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि किसी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाता है, बिल्कुल सही है। और उसे जो है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 1/3 सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है, जिन्हें 1/3 नहीं 2/3, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत दे दिया गया है, पहला केवल इसमें सही है, तो इसीलिए केवल एक यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजी में पढ़िए, द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। हु सेड दिस वर्ड ड्यूरिंग डिस्कशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहाँ पर देखिए केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए, यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था। तो देखिए यह वाक्य जो है ना, केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाना चाहिए, यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष बालकृष्ण शर्मा ने कहा था। और बालकृष्ण शर्मा के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और गोविंद बल्लभ पंत जैसे नेताओं ने भी एक मजबूत केंद्र की वकालत किया था। तो यहाँ पर बालकृष्ण शर्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नो डाउट, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था। अच्छा देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरजोवा पर हत्या। तो यहीं ऑस्ट्रिया जो है ना सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था। और ये कब किया था, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित रूप से आगे भी पूछा जा सकता है। तो 28 जुलाई 1914 को, ठीक है ना, और ये 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। अच्छा अगर पूछा जाएगा कि दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था, मतलब पूछा जाएगा कि दूसरा विश्व युद्ध में जर्मनी ने जो है ना पोलैंड पर जो है आक्रमण की घोषणा कब किया था, तो ये किया था 1 सितंबर 1939 को, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण भी यही रहा था कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण 1939 से 1945 तक चला था, याद रखिएगा। चलिए देखिए उसके बाद पूछा गया है कि केरल की सबसे लंबी नदी जो कि अन्नामलाई से उद्गमित होती है, कहाँ से, अन्नामलाई, ठीक है ना, और वह कौन सी नदी है ये पूछा गया है, बताइए। तो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, आप जानते हैं। तो अन्नामलाई से उद्गमित होती है, केरल की सबसे लंबी नदी है और इसका नाम पेरियार है। और इसकी अगर लंबाई पूछा जाएगा तो अप्रॉक्स 244 किलोमीटर है, इसे भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा साइलेंट वैली केरल में है, शांत घाटी। अच्छा फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, यानी कि द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर नेचुरल लेक ऑफ इंडिया इज। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि ये उलर झील है, कहाँ पर है, कश्मीर में है। डल झील भी कश्मीर में है, लोकटक झील मणिपुर में है। आप मुझे बताइएगा कि कोलेरू झील कहाँ पर है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है खाली स्थान देकर कि भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं कौन सा वन, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में। तो मैंने कहीं ना कहीं ये किसी वीडियो में आपको कराया हुआ है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये, ठीक है।
अच्छा, अब आइए यहाँ पर देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है ये, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि यदि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है और इसकी ऊंचाई 6 मीटर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। तो निश्चित रूप से यह आसान क्वेश्चन है, 66 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि 340 आदमी एक अपार्टमेंट के निर्माण का काम 25 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 17 दिन में पूरा करने में कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स टोटल इसमें जो है कितने, तो 500 लोगों की आवश्यकता होगी। उसके बाद देखिए ये भी गणित का क्वेश्चन है कि राहुल आज से प्रारंभ करके अगले 3 वर्षों तक हर साल 1000 रुपया का निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 10% वर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में राहुल को मिलने वाली राशि क्या है। ठीक है, तो ये राशि जो होगी ये आपका कितना हो जाएगा, 3641 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम लोग। देखिए अब पूछा गया है आगे कि महात्मा गांधी नई श्रृंखला नवंबर 2016 के तहत भारत में जारी बैंक नोटों के मूल्य वर्ग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा और स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। तो देखिए ये आपका 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया और 2000 रुपया का नोट है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैश्विक उष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, बताइएगा। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं तो इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और ग्लोबल वार्मिंग ये जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज हैं, आपको पता होगा कि ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, जलवाष्प आता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ठीक है, और ओजोन आता है, CFC भी आता है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए सूर्य की पृथ्वी से अनुमानित दूरी कितनी है। अब यहाँ पर देखिएगा 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना, बट ऑप्शन में तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 8 प्रकाश मिनट, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, और उसके अलावा 8 प्रकाश मिनट भी आप याद रखिएगा। और आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स कि एक आपने पढ़ा होगा उपसौर, ठीक है ना, थोड़ा सा जान लीजिए, उपसौर और अपसौर पढ़ा है ना। अब देखिए उपसौर क्या होता है, तो उपसौर जो होता है, उपसौर यहाँ पर है, उपसौर ऊपर में है। तो देखिए उपसौर क्या होता है कि जब सूर्य के सबसे पास होता है पृथ्वी, ठीक है ना, और ये दूर होता है तो ये अपसौर होता है, और ये पास होता है तो उपसौर होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT, ठीक है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो कहीं आगे भी आपसे पूछा जाए, तो इसलिए याद रखिएगा इसकी स्थापना 2010 में हुई थी NGT की। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया कि निर्माणाधीन मथौली जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। मथौली जल विद्युत परियोजना, मथौली जो है ये बिहार में पश्चिम चंपारण में पड़ता है, और बेतिया में जो लोग हैं ना, बेतिया के जो छात्र हैं उनको पता होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका जो पश्चिम चंपारण है वहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य भी है, ठीक है। अच्छा, सरयामन झील भी है, सरयामन झील। चलिए तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सरयामन झील कहाँ पर है तो याद रखिएगा ये पश्चिम चंपारण में है, सरयामन झील। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर है। एक अश्व शक्ति, तो देखिए एक अश्व शक्ति जो है ना ये 746 वाट होता है, आपने कई दफ़ा लूसेंट में पढ़ा भी है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, तो फ्रेंड्स देखिए इसकी स्थापना 1906 में, ठीक है ना, 1906 में जो है किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद और उनके सहयोगियों ने मिलकर के किया था। तो यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया गया है। उसके बाद देखिए कवि का स्त्रीलिंग शब्द, जब मैंने जो 16 जुलाई का पेपर था जो मैं करा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि कवि का कवित्री, वहाँ पर कवित्री लिखा हुआ था, तो मैंने बताया था कि कवित्री पूछा जाता है कि कवित्री जो है कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है तो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए यहाँ तो बहुत ही आसान दे दिया गया है, बट वहाँ पर कुछ डिफिकल्ट करके ऑप्शन में पहले देता था, इस तरह से कवित्री दे देगा, ठीक है ना, कभी घुमा करके इस तरह से कवित्री दे देगा, तो ये डिफिकल्ट होता था, बट यहाँ पर सीधे सीधे दे दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि खतरे के निशान लाल रंग के होते हैं क्योंकि, अब देखिए पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आंसर पहले बता देता हूँ कि लाल रंग का आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो है इसका प्रकीर्णन कम होता है।
और प्रकीर्णन कम होने के कारण दूर से भी इसको स्पष्ट देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ओ समधूम से न्यूनतम होता है, जिससे कि दूरस्थ स्थान से उस रंग का यह दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये इतना ही पेपर मिला है। जैसे कि मैंने बताया है कि बीच में से उसने फाड़ करके लाया हुआ है छात्र ने। तो देख लीजिएगा कि प्रश्न अब किस तरह से पूछा जा रहा है और उसी पैटर्न पर आगे भी पढ़ाई करिए।